नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के विकास को लेकर फैसलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पंचकुला के विकास के लिए एक्शन प्लान 2031 की घोषणा की गई है। साथ ही पंचकुला के मेट्रोपॉलिटन बनाने का भी फैसला लिया गया है। अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जिससे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा, PMDA। आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। मेडिकल हब ये बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो। तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं हैं, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है। उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है इसको विकसित किया जा रहा है और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहाँ बनाई जा रही है। अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी, इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन कर रहा है, ये टूरिज्म कौन कर रहा है, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज़, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नजदीक मिल जाएंगे। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने लोगों की और चिंताओं को बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस कोरोना महामारी से ग्रस्त उन लोगों की ज्यादा चिंता बढ़ गई है जो पहले से कैंसर, शुगर के मरीज हैं। उन्होंने कोरोना को मात तो जरूर दे दी है, मगर कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें ब्लैक फंगस ने पकड़ लिया है। रोहतक PGI में बात तो करें, अकेले यहां पर 240 मरीज आ चुके हैं और 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जिनमें से ब्लैक फंगस से ग्रस्त 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से PGI में 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जब से ये ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं, अब तक हमारे पास 240 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से आज की तारीख में 227 मरीज PGI रोहतक में ब्लैक फंगस के दाखिल हैं। इनमें से करीब 127 पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है। बाकी सभी पेशेंट्स का दवाइयों के जरिए इलाज चल रहा है, क्योंकि सर्जरी से पहले इन सभी मरीजों को एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस लेना होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मोस्टली ये मरीज डायबिटीज के हैं जिनको ब्लैक फंगस हुआ हुआ है, तो हमें ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए इन सब का ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है।
तो वहीं कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसके बावजूद निजी अस्पतालों में अलग अलग दामों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड 850 से 1000 रुपए में, तो वहीं कोवैक्सीन 1200 से 1400 रुपए में लगाई जा रही है। ऐसे में वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। हरियाणा में वैक्सीन के दामों व वैक्सीन की उपलब्धता पर बात करने के लिए हमारे साथ है गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। बात करेंगे सर, हम पहले तो हम गुरुग्राम के निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि अभी अलग अलग रेट है। कहीं कोविशील्ड के 850 से 900, तो कहीं कोवैक्सीन के 1200 से 1400 तक ले जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई नए लिस्ट भी जो है वो जारी की जा रही है, क्या कुछ है इसको लेकर, क्या तैयारियां हैं? पहले की मैं अगर बात करूं और आज जो कल रात को प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं या जो ऑफिस से उनके वहां से जारी हुए हैं कि जैसे स्टेट से वैक्सीन लेकर वापस केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन ले जाएंगे, तो कुछ दिशा निर्देश इस बारे में भी आए हैं। पहले हमने इनको सर्विस चार्जेस 250 रुपये रख रखा था, तो जिसमें संभवतः अगर ये चार्जेस लिए जा रहे थे, अगर कोविशील्ड के 900 रुपये की अगर इनकी परचेज के साथ 250 रुपये सर्विस चार्ज ले रहे थे, और ऐसे ही कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो वो 1250 रुपये अगर उनकी खरीद थी, तो 250 रुपये सर्विस चार्ज के बाद 1500 रुपये वो ले रहे थे, जो उनको अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी 630 रुपये जो है वो परचेज चार्जेस हैं कोविशील्ड के, और 1000 रुपये कोवैक्सीन के हैं, और भारत सरकार की तरफ से 150 रुपये सिर्फ सर्विस चार्ज है। तो आने वाले दिनों में कल से या परसों से ये जो है दिशा निर्देश हम आज ही जारी कर देंगे, तो कल से ये लग जाएंगे। तो 780 रुपये और 1150 रुपये के चार्जेस संभवतः ये कल से फिक्स हो जाएंगे। 780 रुपये कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के 1150 रुपये। ये सिर्फ 150 रुपये जो है सर्विस चार्ज अब प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउड है, जो उनकी खरीद के अलावा वो सिर्फ ले सकते हैं, इससे ऊपर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से अब 150 रुपये तय किया गया, हालांकि आप पहले 250 की बात कर रहे थे। यहीं अगर हम बात करें उपलब्धता की, गुरुग्राम में हम देख रहे थे कुछ समय से कहीं ना कहीं 18 से 44 वैक्सीन जो है उसकी उपलब्धता नहीं थी सेंटर्स में। इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या जल्द उपलब्ध होएगी इसको लेकर? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा 21 तारीख से तो बड़ी मुहिम के तौर पे लगाई जाएगी, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति की बात करें, वैक्सीन की स्थिति क्या है? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी सारी वैक्सीन के लिए कल जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हमें आज ही इसमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का आज ही हमें जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है कुरुक्षेत्र, वहाँ से वैक्सीन हमें उपलब्ध हो जाएगी। 10,000 कोविशील्ड और 3,500 कोवैक्सीन हमें आज ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कल से हम 18 से 44 के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड़गांव में, जो पिछले कुछ दिनों से बंद थे संभव। तो जहां तक हम बात दाम की कर रहे थे, हालांकि जिस तरीके से बताया गया कि 250 रुपये क्योंकि सर्विस चार्ज है, 250 रुपये सर्विस चार्ज के बाद उनकी जितने की खरीद है निजी अस्पतालों की, उस हिसाब से वो लेते थे। यही कारण था कि कहीं 850, कहीं 900 कोविशील्ड के आते थे, तो और कहीं कोवैक्सीन 1200, 1400 और 1500 तक पहुंचती थी। लेकिन अब उसे क्योंकि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब 150 रुपये तय किया गया है सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें दाम, हालांकि सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन निःशुल्क जो है वो लगाई जा रही है, और इसे अब क्योंकि और तेजी के साथ इस मुहिम को प्रदेश सरकार की तरफ से और गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से जो है इसे चलाया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित मेन बाजार के खुलते ही लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। दुकानों पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहक भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी करते हुए नजर आए। यहां तक कि कुछ दुकानों में 8 से 10 लोग एक साथ बैठे हुए भी नजर आए। इस तरीके के बाजारों में भीड़ देखकर ऐसा लगता है मानो अब लोगों को कोरोना का डर नहीं सता रहा। लेकिन मार्केट में जिस तरह से खरीदारी करने के लिए आने वाले ग्राहक और भीड़ नजर आ रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा भी लगातार बना रहेगा। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कोरोना से बचाव की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। नफे सिंह राठी का कहना है कि सरकार ने समय रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किए। साल पहले, 1.25 साल पहले जब कोरोना देश में आया, ये बीमारी देश में आई, उसके बाद सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं, सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके एमएलए, उनके कार्यकर्ता और उनके प्रदेश के अध्यक्ष लगातार झूठ बोलते रहे।
लेकिन कोविड के तरफ ध्यान नहीं दे करके अनेक तरह की घोषणाएं तो इन्होंने की, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सरकार ना तो कोविड का इलाज करा पाई, कोरोना का इलाज करा पाई, ना वेंटिलेटर मिले, ना दवाइयाँ मिली, ना ऑक्सीजन मिली। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि कोरोना काल के दौरान पुलिस ने कई चुनौतियों का सामना किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था बनाने और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने बहुत से काम किए हैं और इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पुलिस विभाग की चुनौतियों को लेकर हमारे सहयोगी ने एसपी गंगाराम पुनिया से खास बातचीत की। कानून व्यवस्था की बात हो या लोगों की सुरक्षा या कोविड से निपटने की चुनौतियों की, पुलिस की एक अहम भूमिका रही है। हमारे साथ आज जिला अधीक्षक गंगाराम पुनिया हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह के प्रबंध जिला पुलिस के द्वारा किए गए हैं। जी सर, बड़ा क्रिटिकल समय रहा है, तो किस तरह की चुनौतियां देखते हैं पुलिस के लिए? देखिए, पुलिस विभाग का जो मुख्य दायित्व है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम और यदि कहीं अपराध घटित होने की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित है। तो जाहिर तौर पे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और हमारी पूरी जिला पुलिस इस कार्य में लगातार लगी हुई है। हाल ही में जो कोविड की सेकेंड वेव थी, इसमें भी जिला पुलिस ने अच्छा कार्य किया था और इसमें सभी प्रशासन के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे, इन्होंने सभी ने आपसी समन्वय से काम किया। चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो या जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना हो या हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस जो कोविड के संक्रमण की रोकथाम को लेकर के जारी की गई थी उनका इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट करवाना हो, इन सब में जिला पुलिस ने अच्छा काम किया। हालांकि हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी संक्रमित भी हुए, 60 के आसपास पुलिस कर्मचारी संक्रमित हुए थे, उनका भी हमने वेलफेयर का अच्छा ध्यान रखा ताकि सभी जब हमारे पुलिस जवान हैं वो हौसले के साथ में अच्छी ड्यूटी कर सके। साथ ही जितने भी हमारे पास में कोई अपराध की यदि कहीं सूचना भी आई तो वहाँ पर भी हमारी जितने भी CIS की टीमें थी या हमारी साइबर सेल थी, सभी ने आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हुए अपराध की गुत्थियाँ भी सुलझाई और इसके साथ साथ हमारा जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, दो कृष्ण दादूपुर वगैरह, इनको भी अरेस्ट किया पुलिस ने। तो निश्चित तौर पर पुलिस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी जनहित में कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन होना चाहिए, डिस्पोजल क्विकली होना चाहिए। हाल की स्थिति है, NH की बात करें हम, इसके अलावा CM सिटी है और जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है उसको लेकर भी काफ़ी चुनौतियां रही हैं। तो क्या मानती हैं सबसे बड़ी चुनौती इस समय में क्या है और पुलिस उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है? निश्चित तौर पे जो किसान आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है तो कानूनी व्यवस्था को देखते हुए हमें भी लगातार वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे वो हमारी तरफ से सूचना एकत्रित करना हो, इंटेलिजेंस गैदर करना हो और यदि कोई हमारे पास VVIP का विजिट होता है या कोई और किसान जो यूनियंस है उनकी तरफ से यदि कोई कॉल दी जाती है तो उसके दौरान जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला पुलिस की है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर इंतजाम करते हैं। और साथ ही जो किसान यूनियन के जो विभिन्न फार्मर लीडर्स हैं उनके साथ भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके साथ पहले किसी मामले में बातचीत हो ताकि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जा सके। एसपी गंगाराम पुनिया जिन्होंने बताया है कि किस जिला में पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, तो ऐसे में सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा है हरियाणा पुलिस का वो कहीं ना कहीं सार्थक है करनाल जिले में और गंगाराम पुनिया जी लगातार कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रधानमंत्री ने नवंबर तक मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया, जिससे हरियाणा में भी खुशी का माहौल है। इस फैसले को लेकर पलवल के लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम देश को राष्ट्र के नाम संबोधित किया। वहीं अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों को कुछ तोहफे भी दिए, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको भी केंद्र सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन दिया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर बड़े फैसले लिए गए कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से हर स्टेट को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी और कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बात करें जो दिवाली तक राशन देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं बेहतरीन है और आम लोगों का इसका कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हम इस समय मौजूद हैं पलवल के झावर नगर में, जहां पर अगर हम बात करें पलवल के झावर नगर की, ये स्लम बस्ती है। यहाँ पर स्लम बस्ती में गरीब लोग रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो राशन था, नौकरी थी, वो भी राशन मिला नहीं मिला बराबर रहा। परंतु जो
कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगने के बाद प्रदेश में चल रही अनलॉक प्रक्रिया को देखते हुए सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जहां पर दिल्ली के लिए प्रत्येक 1 घंटे में बसों का संचालन किया गया। कोरोना संक्रमण के केसेस कम होने व सरकार द्वारा दी गई छूट की वजह से सवारियों में बढ़ोतरी भी नजर आई और रोडवेज विभाग द्वारा विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या को भी बढ़ाया गया है और लोगों की सुविधा के लिए लंबे रूटों पर बसों को 50% सवारियों के साथ चलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन अब मामले कम होने के बाद ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में आज से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवा शुरू रही। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अस्पताल में जांच करवाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मनीष बांसल ने बताया कि ओपीडी का वक्त सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का होगा और इसके अलावा अभी सर्जरी का काम शुरू नहीं किया गया है। आज से सरकार के द्वारा ओपीडी शुरू करने की हिदायत हो गई है और वो हमने स्टार्ट कर दी है सभी जगह। कोरोना के अभी हमारे पास हॉस्पिटल्स में सीरियस केसेस अभी भी दाखिल हैं और पर ये अच्छी बात है कि नए एक्टिव केसेस जो आ रहे हैं वो नहीं आ रहे। हम डेली सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, परंतु जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस उसमें आ रहे हैं वो 3 से 4% के बीच में। बिल पास न होने को लेकर नगर परिषद रेवाड़ी ने एक ठेकेदार ने नगर परिषद अधिकारियों पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर ठेकेदार ने हंगामा भी किया, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन के पति ने आरोपों को निराधार बताया, तो वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन पति के आरोपों को निराधार बताया, तो वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष ने कहा कि निष्पक्ष मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठेकेदार शीशराम ने बताया कि 4 सितंबर 2020 को उन्होंने टेंडर पर काम शुरू कर दिया था। पार्कों में साफ सफाई और सुंदर बनाने का कार्य किया गया। इस समय 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे 6 लाख का काम एडवांस किया जा चुका है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार लिखित में शिकायत देने के साथ पेमेंट मांगने पर भी भुगतान नहीं किया जा रहा। मोदी जी, मैंने नगर परिषद से 4/12/2020 को सेक्टर 134 एंड सुभाष पार्क, राव तुलाराम पार्क का टेंडर लिया था पार्कों के रखरखाव के लिए। मुझे 6 महीने बीत चुके, 7वां महीना चल रहा है। मेरे कामगारों को मशीनरी, तेल, पानी, सब ट्रैक्टर, डंपर इत्यादि का खर्चा मैं अपने घर से चला रहा हूँ, वो भी खत्म हो गया। अब कर्ज लेके चला रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों को बार बार लिखित में देने के बावजूद किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। सारी लिखित की रिसीट। चरखी दादरी में एक व्यक्ति ने शहर के एक निजी अस्पताल संचालिका पर डिलीवरी में लापरवाही बरतने जच्चा बच्चा की मौत होने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालिका पर केस दर्ज कर लिया है। 10-15 बार रिक्वेस्ट करी, फिर बाद में हमने ये बोला आपके बस की नहीं तो आप अपने बड़े किसी भैया अधिकारी को बुला लो या आपके कोई बड़ा सीनियर डॉक्टर हो उसको बुला लो, आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन वो बार बार उनका यही जवाब था, तुम बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारे को तुम्हारा जच्चा सही सलामत मिलेगा। ऐसे करते करते शाम के 5:15 बज गए। 5:10 पे उन्होंने आवाज़ लगाई तो मैं अंदर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने झाग बगाए हुए थे मुँह से। मैं उसको, डॉक्टर ने बोला कि इसको उठा के भिवानी ले चलो, तो मैंने उनको बोला कि भिवानी ले जाने के लायक तो नहीं है। तो हम उसको उठा के सन फ्लैक नाम से कोई वो मेडिकल था 100 मीटर दूर पे, वहाँ तक लेके गए तो वहाँ उसको ऑक्सीजन लगा के चेक किया तो वो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने FIR कटवा दी गई है। जैसे डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरी वाइफ की डेथ हुई है और मेरा बच्चा उन्हीं के कारण गया। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि भाई रुखसाना नाम की लेडीज़ की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर रुखसाना के परिजनों ने एक कंप्लेंट दी है कि भैया सपावा जो डॉक्टर है पावा हॉस्पिटल में, वो डिलीवरी के टाइम उनकी लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हुई है। इसके संबंध में उन्होंने शिकायत हमें दे दी है और उस पर जो भी मुनासिब कार्रवाई। नूंह जिले के नए उपायुक्त शक्ति सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान डीसी धीरेन्द्र खडगटा से उन्होंने प्रभार लिया। पदभार लेने के बाद शक्ति सिंह ने कहा कि नूंह में डीसी के पद पर रहते धीरेन्द्र खडगटा ने बेहतर काम किया। तौर पर इसको कोरोना महामारी के काल में
इंजीनियरिंग योजनाओं का मैंने जो मुख्य डाटा है वो स्टडी कर लिया है। उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक जो है बहुत जल्द की जाएगी। उसमें रेवेन्यू के भी और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को, NHAI के, उन सब लोगों को शामिल करके इसी प्रकार से जैसे ये रिव्यू किया है, उसमें भी अगर कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट है, उसमें न केवल अब तक की प्रगति को बल्कि रेट ऑफ प्रोग्रेस को भी हम रिव्यू करेंगे। अब देखेंगे कि क्या वो राष्ट्रीय स्तर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी स्तर पे रेट ऑफ प्रोग्रेस चल रहा है। अगर उस स्तर पर नहीं चल रहा है तो उसको उस स्तर पर लाने में क्या रुकावटें हैं और उन रुकावटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे वो कॉरिडोर है या जो एक्सप्रेसवे की योजना है, वो योजना जितना जल्दी हो सके हमारे क्षेत्र में उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून यानी कि योग दिवस से प्रत्येक भारतीय को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर केसर मार्केट जगाधरी से व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपको सुनवाते हैं। कोरोना से लड़ने का एकमात्र ही अचूक जो साधन है वो है केवल वैक्सीन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 जून से हर आदमी को वैक्सीन लगेगी, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो। इस समय हम खड़े हैं जगाधरी की केसर बाज़ार में। जानते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं, आम लोग भी हैं, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो स्पीच हुई है उन्होंने किस रूप में सुना, जो 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन लगने जा रही है, तो क्या उनका मानना है? सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। अपना शुभ नाम? धर्म सिंह मट्टू। ये धर्म सिंह मट्टू जी, जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी है और 21 जून से बोला कि हर आदमी को फ्री वैक्सीनेशन लगनी, तो क्या किस रूप में मानते हैं? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला जनहित में लिया है, बहुत बेहतरीन फैसला, हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारे इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।